हाँ जी बच्चों, एफएम के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तुम्हारा चैप्टर कौन सा आज? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। तुम्हारा टॉपिक कौन सा? डेटर्स मैनेजमेंट। टॉपिक कौन सा है तुम्हारा? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल में टॉपिक कौन सा है आपका? डेटर्स मैनेजमेंट। सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है और डेटर मैनेजमेंट क्या होता है? अभी हमें डेटर्स मैनेजमेंट समझना है। क्या समझना है? कि डेटर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है? एक बात हो, कोई भी पर्सन हो, अगर वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे फर्स्ट चीज उसको क्या चाहिए बिजनेस में? फंड। आज ये फंड्स आप कहाँ से लाओगे बताओ? बिजनेस में फंड्स कहाँ से आएंगे? फंड्स आएंगे बैंक से। बैंक से या कैपिटल से? भाई दो ही है, कैपिटल है या बैंक से लोन हो गया। ये फंड्स लेके आपने बिजनेस क्या कर दिया बेटा? स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। फंड्स लेके बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब इस फंड्स पे आपको कौन सी कॉस्ट आ रही है? इंटरेस्ट आ रही है। और खुद का पैसा है तो कौन सी कॉस्ट आ रही है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है। ये तो समझने की दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे खुद के फंड से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। और अगर मैं बैंक से लेके स्टार्ट कर रहा हूँ तो उस पर इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी। अब इस पैसे को आपने कहाँ लगा देना है? इन्वेस्ट कर देना है। कहाँ पर? बिजनेस में। अगर तुम इस फंड को बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो मिनिमम रिटर्न कितना कमाना चाहोगे? मिनिमम रिटर्न आप कितना जनरेट करना चाहोगे कि यार एटलीस्ट इतने रिटर्न तो आनी ही चाहिए, इक्वल टू योर जो भी तुम्हारी इंटरेस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो मिनिमम रिटर्न में कितना कमाना चाहूंगा? जितनी मेरी क्या आ रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है या इंटरेस्ट की कॉस्ट आ रही है, उतना तो मुझे एटलीस्ट अर्न करना ही है। इससे ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम पे चले गए तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो, समझना मेरी बात। आपने क्या स्टार्ट किया? बिजनेस। बिजनेस में आप बिजनेस के लिए क्या लेके आ गए? फंड्स। फंड से आपने क्या किया? रॉ मटेरियल परचेज। रॉ मटेरियल से आपने क्या किया बेटा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद हम क्या करते हैं? सेल्स। अब सेल में मेरे पास दो ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑप्शन है आइदर मैं कैश सेल्स की तरफ जाऊं, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं किस तरफ चला जाऊं? एक तो मैं जा सकता हूं कहां बेटा? कैश सेल्स की तरफ। और दूसरा मैं कहां जा सकता हूं बेटा? क्रेडिट सेल्स की तरफ। कहां जा सकता हूं? क्रेडिट सेल्स। अच्छा, अब मैं कैश सेल्स पे जाऊं या क्रेडिट सेल्स पे जाऊं, जितना टाइम यहाँ लगा है ना फंड्स को लाके रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करने में, रॉ मटेरियल समझ गए ना, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद में सेल्स, जितना टाइम यहाँ लगा है उतने का इंटरेस्ट तो मुझे आएगा ही आएगा। यहाँ का इंटरेस्ट तो मेरे लिए संक कॉस्ट हो गया। संक समझ ना, ये तो इरेलीवेंट हो गया क्योंकि इतना तो लगेगा ही लगेगा। इसको तो मैं अवॉइड ही नहीं कर सकता। इतना इंटरेस्ट तो मेरा लगेगा, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब प्रॉब्लम है कि अगर मैं कैश सेल्स कर देता हूँ यहीं के यहीं, तो आगे का मेरा इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ क्रेडिट सेल्स करता हूँ तो मेरी आगे की इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी। तो मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ तक की इंटरेस्ट से मतलब नहीं है। अगर आगे मैं क्रेडिट सेल्स की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा? आगे की इंटरेस्ट की कॉस्ट मेरी आएगी। अब टॉपिक क्या है तुम्हारा? डेटर्स मैनेजमेंट। डेटर्स का मतलब होता है क्रेडिट सेल्स। क्या होता है? क्रेडिट सेल्स। अगर आप क्रेडिट पे सेल्स करते हो तो आपको उन डेटर्स पे क्या आएगी? इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी। कितनी इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी? जितनी आपकी बैंक से लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट, वरना आपकी जो खुद की फंड है तो उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ तक तो आना ही आना है। ये तो मेरे लिए संक कॉस्ट हो गया। मेरे लिए आगे का पोर्शन ये रेलिवेंट है। अब सर इसका मतलब क्या है? मतलब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा बिजनेस है जिसमें मैं करता हूँ अभी क्या? कैश सेल्स। मेरी सेल्स होती है, लेट एग्जांपल 50 लैक्स की। मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आपने पढ़ा है तो ही ये टॉपिक पढ़ना, उसके बिना फिर आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। सेल्स करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी, इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। इस पे कौन सी कॉस्ट आएगी? फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। तो ये है मेरा क्या? प्रॉफिट। अभी मैं बोलता हूँ कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट 30 लाख है तो कंट्रीब्यूशन हो गया 20 लैक्स का। 15 लाख की मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 5 लाख का। ये मैं कैश सेल्स करता हूँ तो ये जो हिसाब किताब था ये था 2023 और 24 जो चला गया। नेक्स्ट ईयर के लिए मैं प्लान लेके आ रहा हूँ। क्या लेके आ रहा हूँ? प्लान। आपने याद है ना 12th में पढ़ते थे प्लानिंग? तो सेम थिंग मैं बता रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए क्या लेके आया हूँ? एक प्लान लेके आया हूँ। क्या प्लान लेके आया हूँ? कि भैया एक काम करते हैं, क्रेडिट सेल्स स्टार्ट कर देते हैं। वो भी कितना? 1 मंथ का। 1 मंथ का क्रेडिट सेल
स्टार्ट कर देता है। क्रेडिट सेल स्टार्ट करने का फर्स्ट इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये होगा कि आपकी सेल्स क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मेरी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, लेट एग्जांपल 20% एज कंपेयर टू पास्ट ईयर। अच्छा, सेल्स बढ़ेगी, लेकिन बात तो अभी आप कैश सेल्स करते हो तो कैश सेल्स में कोई बैड डेट्स होता है, लेकिन जैसे ही आप क्रेडिट सेल्स पे जाओगे तो क्या होगा, बैड डेट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। यस और नो? मैं कहता हूँ 1% ऑफ सेल्स आपका क्या होगा, बैड डेट्स होगा, अगर आप क्रेडिट सेल्स की तरफ जाओगे तो। अच्छा, क्रेडिट सेल अगर किसी को भी करते हैं ना, तो पता है हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, ये देखना पड़ता है उस बंदे की प्रोफाइल क्या है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, ये चेक करना है। प्लस टाइम टाइम पे उसको नोटिस भेजना है कि सर 15 दिन बाकी है सर, 20 दिन बाकी है सर, 5 दिन बाकी है सर, 10 दिन बाकी है। तो उसके लिए आपको एक पूरी टीम क्या करनी पड़ती है, तैयार करनी पड़ती है, जो डेटर्स को क्रेडिट सेल करने से पहले उनकी प्रोफाइल चेक करेगी और टाइम टू टाइम उनको रिकवरी कॉल भेजेंगे, उनसे पैसा क्या करना है, रिकवर करना है। तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगी आपकी। अगर इस बिजनेस में आप जाओगे तो मैं कहता हूँ कि लेट एग्जांपल कि 20,000 रुपीज से आपकी क्रेडिट की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ जाएगी। 50 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, ये तो मेरा एग्जांपल है। तो सेल्स एनहेंस बाय 20%, बैड डेट्स 1%, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट 20%, 20,000 की कॉस्ट आ गई। अब एक बात बताओ, क्या सेल्स करते हो तो इतना ही ब्याज लगता है, कहां से कहां तक का, फंड्स को लाके सेल करता है इतना इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि फंड्स लेके आ गए, बिजनेस में लगाया, सेल्स की पैसा आ गया, मैंने बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट करवा दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं क्रेडिट सेल्स करूंगा तो फर्दर मेरी इंटरेस्ट की कॉस्ट एनहेंस हो जाएगी। क्या इसको इग्नोर करूंगा या इसको कंसिडर करना पड़ेगा मुझे, मेरी फर्दर कॉस्ट को, इसको तो कंसिडर करना पड़ेगा ना। तो मैं ये बोलता हूं कि मेरा जो इंटरेस्ट है या मेरा जो वर्किंग कैपिटल है उसकी जो कॉस्ट है, वर्किंग कैपिटल समझे ना, जो फंड आपने बिजनेस में लगाए हैं उसकी जो कॉस्ट आएगी, जिसको आप इंटरेस्ट बोल दो, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल दो, या मिनिमम रिटर्न बोल दो, क्या बोल दो, मिनिमम रिटर्न। देखो इतना तो मुझे एटलीस्ट कमाना ही है, कितना कमाना है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मान लो मेरी इंटरेस्ट की जो कॉस्ट आ रही है ना, लेट एग्जाम्पल 10% आ रही है, तो मैं मिनिमम कितना कमाना चाहूंगा बिजनेस में, मैं बोलूंगा देखो भैया 10% की तो मेरी कॉस्ट आ रही है, 2% तो यार मुझे भी चाहिए, तो मुझे एटलीस्ट कितना अर्न करना है, 12। वो 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, जितनी भी आपकी मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न है। नॉर्मली तो हम ये बोलते हैं कि 10% की कॉस्ट आ रही है तो आपको 10% तो एटलीस्ट अर्न करना ही है, इससे कम पे तो पार नहीं पड़ने वाली। चलो 2% आप ऊपर के और जोड़ दो, तो आपकी मिनिमम रिटर्न कितनी होगी, 12%। आपको 12% तो अर्न करना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि चलो यार हमें 15% अर्न करना है। जो भी पैसा मैं बिजनेस में क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो जो ये इंटरेस्ट आ रहा है ना, किस फंड पे आ रहा है, जो आपने बिजनेस में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, जो पैसा आपने बिजनेस में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो पैसा मैं बिजनेस में क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, उस पर मुझे मिनिमम 15% रिटर्न चाहिए। 15% ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट पे मुझे 15% रिटर्न चाहिए। देखो लास्ट ईयर तो बीत गया, जहां पर कैश सेल्स थी, वेरिएबल कॉस्ट थी, फिक्स्ड कॉस्ट थी, प्रॉफिट था। नेक्स्ट ईयर के लिए तुम्हारा प्रपोजल क्या है कि 1 मंथ का क्रेडिट कर दें, सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, बैड डेट्स आएंगे, क्रेडिट एडमिन के एक्सपेंडिचर आएंगे, इंटरेस्ट आएगा, या जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल दो, या मिनिमम रिटर्न तो हमें 15% चाहिए। अच्छा 15% हमेशा दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, ये हमेशा पर एनम होता है। क्या होता है, पर एनम होता है, क्योंकि बैंक का जो इंटरेस्ट है वो पर एनम के हिसाब से क्या होता है, डिफाइन किया जाता है। अब बताइए, क्वेश्चन मेरा यही है छोटा सा, कि क्या इस तरीके से बिजनेस करना है, किस तरीके से, क्रेडिट पर, या जो कैश में चलना है वो चलने थे, प्रॉफिट बढ़े तो देखेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, अगर किसी भी तरीके से मेरे बिजनेस के प्रॉफिट अगर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो ये पॉलिसी हम लगाएंगे, अदरवाइज हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा काम क्या है, सबसे फर्स्ट काम क्या है, इस प्रपोजल को एनालाइज करना है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम्हारा काम क्या होगा, जो भी प्रपोजल है उसको एक कंपेरेटिवली आपको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, अगर मैं वही चलने दूं जो पास्ट में हुआ था तो 5 लाख का प्रॉफिट था, और इस तरीके से अगर जा रहे हैं तो मुझे कम से कम कितना प्रॉफिट कमाना है, 5 लाख। अच्छा और उसमें बता दूं, लास्ट ईयर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं थी, इस साल आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ रही है। तो बताइए इस तरफ जाए या नहीं जाए, तो हम कहते हैं उसको इवेल्युएशन ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल को इवेल्युएट कर रहे हैं। बताइए सेल्स कितनी हो जाएगी, 50 लाख लास्ट ईयर थी, 20% से एनहेंस सेल्स हो गई आपकी 60 लाख। वेरिएबल कॉस्ट बताइए, सेल्स बढ़ेगी तो
वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। लास्ट ईयर 50 लाख की सेल्स पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? 60%। ठीक है ना, तो 60% निकालो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 36 लाख की वेरिएबल कॉस्ट आ गई, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बोलो? 24 लाख का कंट्रीब्यूशन हो गया। माइनस कर दीजिए इसमें से क्या चीज, आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है बेटा बोलो? वो 15 ही रहेगा। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया बोलो? 9 लाख। लेकिन ये 9 लाख किससे पहले है? ये आपका जो मिनिमम रिटर्न जो आपको चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उससे पहले है। इसमें से मैंने अभी तक बैड डेट्स लेस नहीं किए, मैंने क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंडिचर भी अभी तक लेस, तो अब उनको भी क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। करें लेस? बताइए क्या क्या जाएगा इसमें से? एक तो बैड डेट्स, कितने हो जाएंगे बैड डेट्स आपके? 60 लाख पे 1%, 60,000 के बैड डेट्स हो गए। अच्छा, एक आपका क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट आ जाएगी 20,000। ये रुपीज वाइज फिगर ज्यादा भी हो सकता है क्वेश्चन में, क्लियर है? और एक माइनस कर दीजिए बेटा इसमें से क्या, आपकी जो मिनिमम रिटर्न आपको चाहिए, जो तुम्हारे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कितनी मिनिमम रिटर्न आपको चाहिए? 15% पर एनम ना। लेकिन मैं तो उधार दे ही रहा हूं बेटा, कितना? 1 महीने का, तो 1 महीने का निकाल लो। और ये निकालना किस पे? जो फंड्स मैंने बिजनेस में क्या किए? इन्वेस्ट किए हैं। क्या किए हैं? बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। तो बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट कितने किए बोलो? ये 15% किस पे निकालना है? ऑन इन्वेस्टमेंट, जो फंड्स आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। बिजनेस में हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। प्लांट मशीनरी बिल्डिंग का डेटर से क्या मतलब है भाई? हम तो बात कर रहे हैं जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया। तो हमारा यहाँ इन्वेस्टमेंट इन दो से है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट है। यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट केवल और केवल किससे है? यहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, बस दो ही चीज लेके चलनी इन्वेस्टमेंट में, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। बताइए मेरा वेरिएबल कॉस्ट 36 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कितना है? 15 लाख। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 51 लाख पे 15% की रिटर्न चाहिए, वो भी कितनी? 1 मंथ की। निकालना 1 मंथ का कितना हो जाएगा आपका, बोलो बेटा? 15% 1/12 51 लाख, बताओ कितना हुआ? 6375 जीरो। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। ये लेस कर दो, ये आ जाएगी आपका प्रॉफिट। कब आ जाएगा प्रॉफिट? अगर क्रेडिट प्रपोजल को क्या करते हो? एक्सेप्ट करते हो। अगर ये प्रॉफिट कितना हो? 5 लाख जो हमारे कब थे? लास्ट ईयर थे। अगर उससे क्या हो? ज्यादा हो जाए, अगर यहाँ मेरा प्रॉफिट कितना हो जाए? लास्ट ईयर के प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए, तो ये प्रपोजल मैं क्या कर लूंगा? एक्सेप्ट कर लूंगा। अदरवाइज इस प्रपोजल को मैं क्या कर दूंगा बेटा? रिजेक्ट कर दूंगा। अल्टीमेटली हमारा टास्क क्या है? सेल्स इंक्रीज करना या प्रॉफिट अर्न करना? प्रायर मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो हमेशा ही क्या रहेगा? प्रॉफिट एनहेंस करना। सेल्स बढ़ाने के चक्कर में मैं क्या अपना लॉस करवा लूंगा क्या? तो अगर ये मोर देन कितना होना चाहिए, जो भी निकल के आएगा वो अगर क्या है? मोर देन 5 लाख है, तो क्या कर लेना? एक्सेप्ट कर लेना। सर 5 लाख कहां से आया? लास्ट ईयर का मेरा प्रॉफिट कितना हुआ करता था? 5 लाख ना। तो प्रीवियस प्रॉफिट की तुलना में अगर ये इंक्रीज हो गया तो एक्सेप्ट कर लेना, अदरवाइज क्या करना? रिजेक्ट करना। नीचे आपको लिखना पड़ेगा एडवाइस में, आप एडवाइस में लिखना, क्या लिखना? कि सिंस प्रॉफिट्स आर मोर देन लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट वी शुड एक्सेप्ट। और अगर आपको रिजेक्ट करना है, लिखना कि प्रॉफिट्स आर डिक्रीज्ड एज कंपेयर टू लास्ट ईयर वी शुड रिजेक्ट द प्रपोजल। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? डेटर मैनेजमेंट के इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे? हैंडल करेंगे। तो डेटर मैनेजमेंट में आपको सबसे फर्स्ट चीज क्या देखनी है? ये रिवीजन है, कंप्लीट क्लास नहीं है। डेटा मैनेजमेंट में आपको सबसे फर्स्ट चीज क्या देखनी है? कि पास्ट ईयर के कंपैरिजन में सेल्स कितनी होगी? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस, फिक्स्ड कॉस्ट लेस, प्रॉफिट आ गया। लेकिन इस प्रॉफिट में से हमने क्रेडिट सेल्स के इंपैक्ट नहीं लेस किए। इंपैक्ट क्या था? एक तो आपका बैड डेट्स, दूसरा आपका क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंडिचर, और तीसरा मिनिमम रिटर्न जो मुझे एटलीस्ट अर्न करना है। अगर मेरा प्रॉफिट उससे कम है तो मैं इस प्रपोजल क्या कर दूंगा? एक्सेप्ट कर दूंगा। तो आप लास्ट प्रॉफिट को प्रीवियस प्रॉफिट से क्या करना? कंपेयर करना। अगर बढ़ जाए तो एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट करना। तो ये हमारी रिवीजन था। इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, तो आप होमवर्क के क्वेश्चंस पे आना बेटा। पहले कौन कौन से क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है? आपके वर्किंग कैपिटल के टॉपिक के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 आपका होमवर्क है।
क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क है। 19 के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बेटा, होमवर्क है। 21 के बाद में 22 तुम्हारा क्या है बेटा, होमवर्क है। ऑल मतलब ये सारे क्वेश्चन है ना सेम पैटर्न के हैं, बस अमाउंट्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे, चेंज हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद में आप क्वेश्चन करेंगे 24, वो भी आपका क्या है, होमवर्क है। और 24 के बाद में आप करेंगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 28, ये भी तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। क्लियर है। तो ये सारे आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, प्लीज इनको पे क्या करना, फटाफट कवर कर लेना। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दे रखा है पढ़े। हाँ जी, 29 में क्या गिवन है बेटा, कंपनी की सेल्स दे रखी है कितनी, 25 लैक्स की, 25 लाख की सेल है। आपका एवरेज कलेक्शन है 50 डेज का, कितना, 50। इसका मतलब ये लोग ऑलरेडी क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, इनके लिए क्रेडिट सेल्स ऑलरेडी चल रही है, तो फिर क्या सोच रहे हैं। ये कहते हैं बैड डेट्स कितने हैं हमारे, 5% है। कलेक्शन के एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं इनके, 25,000। और जो फंड्स बिजनेस में लगा रखे हैं उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है, 15%। अब ये क्या कह रहा है बंदा, ये कहता है हम 2 प्रोग्राम लेके आए। प्रोग्राम 1 में कहता है कि कलेक्शन पीरियड हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मतलब कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो क्रेडिट हमारा पीरियड था उसको कम कर रहे हैं। सर क्रेडिट पीरियड कम करने से हमारा फायदा क्या है, फायदा ये है जो बैंक का जो इंटरेस्ट है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हाँ ये कहते हैं कि क्रेडिट पीरियड कम करते ही पहले जो आपका बैड डेट्स कितना हो रहा था, 5, वो भी कितना हो जाएगा, 4। लेकिन फिर सर ये कम होगा कैसे, जो पहले हम कलेक्शन के एक्सपेंडिचर कितने करे थे, 25, अब हमें कलेक्शन के एक्सपेंडिचर क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करके। और सेकंड ऑप्शन में 30 डेज 3% और 80,000। अब हमें करना क्या है, हमें तो ये देखना है कि कौन सा प्रोग्राम हमारे लिए क्या है, वाइबल है। देखो वाइबल प्रॉफिट वो वाइबल प्रोजेक्ट हमेशा वो होगा, प्रोग्राम वो होगा जो आपके प्रॉफिट्स को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। अच्छा मुझे बताइए प्रोग्राम 1 है या प्रोग्राम 2 है, इन दोनों में मेरी सेल्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रोग्राम 1 में और प्रोग्राम 2 में मेरी सेल्स पर क्या इफेक्ट आने वाला है, सेल्स पे तो इफेक्ट दे नहीं रखा। अच्छा क्वेश्चन देखिए बताइए, क्या वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, ना वेरिएबल कॉस्ट गिवन है ना मुझे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, मतलब वेरिएबल और फिक्स्ड का भी कोई इंपैक्ट नहीं है। तो इंपैक्ट तो 3 चीजों का है, कलेक्शन के पीरियड का, कलेक्शन पीरियड से हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे इंपैक्ट पड़ता है, एक हमारे बैड डेट्स का इंपैक्ट है, और तीसरा इंपैक्ट किसका है, कलेक्शन एक्सपेंडिचर का है। सेल्स दे रखा है मतलब सेल्स कांस्टेंट है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, कांस्टेंट है। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट भी क्या है, कांस्टेंट है। तो मात्र मेरे लिए 3 चीजें हैं जिसका मुझे क्या करना है, एनालाइज करके देखना है कि ये प्रपोजल मेरे लिए वाइबल है या नहीं है। तो मैं कैसे एनालिसिस करूं, एनालिसिस का एक सिंपल तरीका है बेटा, सिंपल तरीका ये है कि आप एक काम कर लो, क्या काम कर लो, क्या काम करोगे बोलो, क्या कर सकता हूँ। देखो मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 29। 29। एक सेकंड, हाँ जी। अभी मैं कहता हूं कि अभी मेरा करंट क्या चल रहा है बोलो, सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, कुछ नहीं है। अभी करंटली मुझे बताइए कि मेरा कलेक्शन एक्सपेंडिचर कितना है, मेरे कलेक्शन एक्सपेंडिचर कितना है बोलो, अभी मेरे कितने हैं कलेक्शन एक्सपेंडिचर्स, अभी ये 25,000, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट कलेक्शन एक्सपेंडिचर। सेकंड में बताइए मेरा अभी बैड डेट्स कितना है, अभी मेरा बैड डेट्स दे रखा है सेल्स पे कितना परसेंट, 5%। तो मेरी सेल्स कितनी है, 25 लाख, 25 लाख पे 5% निकालना कितना होता है, 1,25,000। और तीसरा बताइए कि अभी मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आ रहा है, अभी मेरा कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है, बताओ बिजनेस में हमारे फंड्स कितने इन्वेस्ट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको ना वेरिएबल दे रखा है ना फिक्स दे रखा है, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी भी आपको निकालनी हो डायरेक्ट आप सेल्स पे निकाल देना, यही मान लेंगे कि सेल्स ही वेरिएबल कॉस्ट और प्लस फिक्स्ड कॉस्ट है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट होता, फिक्स्ड कॉस्ट होता तो हम क्या करते बेटा, उस पर कैलकुलेट कर लेते, नहीं दे रखा है तो आप क्या करेंगे, सेल्स को ही क्या कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेल्स पे निकाल देना। तो बताओ कितना आ जाएगा, सेल्स कितनी है,
25 लाख पे कलेक्शन कितना टाइम का है अभी आपका? 50 डेज का। तो 50 बाय 360 या 365? क्वेश्चन में कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा। नहीं दे रखा है तो बचपन में मम्मी पापा ने क्या सिखाया था बेटा? 365 मल्टीप्लाई बाय क्या रेट ऑफ आपका कॉस्ट दे रखा है? 15%। ये निकाल लोगे। ये आ गया मेरा करंट कॉस्ट। अब कुछ नहीं करना आपको। सेम तरीके से क्या करेंगे आप? प्रोग्राम 1 पे निकाल लेना और प्रोग्राम 2 पे निकालना। सर कैसे निकालना है प्रोग्राम 1 और 2 पे? आइए निकालते हैं। कलेक्शन खर्चे प्रोग्राम 1 में कितने हो जाएंगे? 50,000। और प्रोग्राम 2 में कितने हो जाएंगे? 80,000। क्लियर है? बेड डेट्स कितना हो जाएगा प्रोग्राम 1 में? 4%। सेल्स तो कांस्टेंट है 25 लाख का, निकालो 4% 1 लाख। और यहाँ कितना हो जाएगा आपके कलेक्शन एक्सपेंडिचर? 75,000। बस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप निकाल लीजिए। बताइए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रोग्राम 1 में कितनी हो जाएगी? सेल्स 25 लाख पे ही निकाल रहे हैं, मजबूरी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा वेरिएबल प्लस फिक्स पे निकाला जाएगा, लेकिन गिवन नहीं है वेरिएबल फिक्स, तो हम किस पे निकाल रहे हैं बेटा? सेल्स पे निकाल रहे हैं। निकालिए 25 लाख पे कितना प्रोग्राम 1 में? प्रोग्राम 1 में डेज हो जाएंगे 40 बाय 365 मल्टीप्लाई करना 15% से, और इस चीज को निकालोगे आप प्रोग्राम 2 में तो क्या करना बेटा? 25 लैक्स मल्टीप्लाई बाय कितने डेज हो जाएंगे? 30 बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 15%। तो ये चीजें आप क्या करना, यहाँ लिख देना वर्किंग नोट 1 बना के लिख देना। अब सर कौन सा प्रपोजल बेस्ट है? प्रपोजल वो बेस्ट होता है आइदर जिसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और ये तो प्रॉफिट नहीं है, तो तीनों क्या है मेरे लिए? टोटल कॉस्ट है। क्या है? तो कौन सा बेस्ट होगा जिसमें टोटल कॉस्ट क्या होगी? लीस्ट होगी। सर अभी वाला बेस्ट है तो ठीक है, हम प्रपोजल 1 और 2 पे जाएंगे नहीं। प्रपोजल 1 या 2 में से भी किस पे जाऊंगा मैं? जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा या कॉस्ट कम होगी। लेकिन अगर मान लीजिए करंट में ही आपकी कॉस्ट लीस्ट आ रही है तो हम करंट पे ही रहेंगे। प्रपोजल 1 और 2 दोनों को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर है? आइए आगे इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन हम और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा बेटा आपको? 39। हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या गिवन है आपको? ये कंपनी है, ये कुछ अपनी जो क्रेडिट पॉलिसी उसको थोड़ा सा चेंज करने का क्या कर रही है? सोच रही है। रिलैक्स करने का मतलब क्या होता है? हम हमारे कस्टमर को रिलैक्स कर रहे हैं कि अभी तुम पेमेंट 1 महीने में करते हो, जाओ एंजॉय। पेमेंट 2 महीने बाद कर देना, 5 महीने बाद करना। मतलब हम हमारे क्रेडिट पीरियड को थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। ये कहता है करंटली हमारी सेल्स है कितनी? 2 to 5 लैक्स। हमारे अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स। अब बीच में रेशियो आ गया। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है कितना? 5 टाइम्स। एक बात बताइए, साल में महीने कितने होते हैं? 12 मंथ में आप डेटर से पैसा कलेक्ट कितनी बार कर रहे हैं? अकाउंट रिसीवेबल में डेटर्स का कलेक्शन साल में कितनी बार कर रहे हैं? 5 टाइम्स कर रहे हैं। मतलब कि आपने उनको क्रेडिट दे रखा है कितना? 2.4 मंथ्स का। यही तो है। तो इसमें बस आपको डायरेक्टली नहीं देखे, इनडायरेक्टली क्वेश्चन को घुमा दिया कि भैया हमारा डेटर्स का टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स। ठीक है मैंने ले लिया। आगे क्या बोलते हैं? करंट लेवल ऑफ लॉस ड्यू टू बैड डेट्स। बैड डेट्स कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको? 7,50,000 का बैड डेट्स है। हमें मिनिमम 20% चाहिए ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बोलो? आपका इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन प्रॉब्लम पता कब आ जाएगी? अगर ये दोनों ही क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं हो तो, दोनों ही स्पेसिफाइड नहीं है तो, अगर बोथ आर नॉट स्पेसिफाइड हो तो, बोथ आर नॉट स्पेसिफाइड हो तो हम किस पे निकाल लेंगे? ऑन सेल्स। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर फिक्स्ड कॉस्ट नॉट स्पेसिफाइड हो तो, फिक्स्ड कॉस्ट नॉट स्पेसिफाइड हो तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट गिवन है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट गिवन नहीं है, तो हम किस पे निकाल लेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पे निकाल लेंगे ओनली। अच्छा यहाँ पर आपको आई से ही कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर आपको फिक्स्ड कॉस्ट गिवन नहीं है, केवल क्या गिवन है? वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, आप वेरिएबल कॉस्ट पे निकाल दो। और आप चाहो तो डायरेक्ट किस पे निकाल दो? सेल्स पे निकाल दो। तो वहां पर आपके पास दोनों ऑप्शन है, मतलब कि वेरिएबल और फिक्स बोथ स्पेसिफाइड नहीं है तो सेल्स पे निकाल दो। वेरिएबल कॉस्ट स्पेसिफाइड है, फिक्स कॉस्ट स्पेसिफाइड नहीं है तो वेरिएबल पे निकाल दो, या आप इसको सेल्स पे निकाल दो। सर इसका रीजन, इसका लॉजिक वो तो हम रेगुलर क्लास में बात करते हैं, यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ केवल और केवल तुम्हारा मैजिक है।
क्लियर है? वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आपको नोट में डालना पड़ेगा। नोट में आपको लिखना पड़ेगा हमारी एजम्पशन क्या है, तुम्हें क्या लेना है, वो आप नोट में डाल देना कि वेरिएबल कॉस्ट में निकाला है या आपने इसको फिक्स कॉस्ट में निकाल, फिक्स कॉस्ट तो दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे नहीं रखी है, तो सेल्स पे निकाल सकते हो या वेरिएबल कॉस्ट पे निकाल सकते हो। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, यहाँ कहता है कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 60%, जैसा कहा था वैसा ही हुआ, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है लेकिन फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है। ये बोलता है प्रेजेंट पॉलिसी का आपको हिसाब किताब दे रखा है। बताइए प्रेजेंट पॉलिसी में आपके पास में सेल्स कितना है, 25 लाख। आपका सेल्स गिवन है कितना, 2 to 5 लैक्स। वेरिएबल कॉस्ट कितना है बेटा, 60% निकालो, 2 to 5 लाख का 60% बताओ फटाफट कितना होता है, कितना, 135 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 90 लैक्स। अब इस कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस कर देना, बैड डेट्स। कितने दे रखे हैं बैड डेट्स क्वेश्चन में आपको, अभी 7,50,000। और एक मुझे इसमें से क्या लेस करना है बेटा, एडमिन खर्चे। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, छोड़ दो, होते तो डिल देते लिख लेते हम लोग, नहीं दे रखा छोड़ दो। और एक लास्ट मुझे क्या लेना पड़ेगा इसके अंदर, एडमिन नहीं है तो बताओ क्या लूं लास्ट में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेना ही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालोगे, बताइए कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ वर्किंग नोट 1, सेल्स पे निकालेंगे, या चाहो तो वेरिएबल कॉस्ट पे भी निकाल सकते हो। क्यों, देखो इसमें वेरिएबल कॉस्ट पे लेंगे तो सब में भी क्या लेंगे, आगे भी वेरिएबल कॉस्ट पे लेंगे, और इसमें सेल्स पे लेंगे तो आगे भी क्या करेंगे, सेल्स पे लेंगे। तो बताओ वर्किंग नोट में, बताओ सेल्स पे निकाल दो, ऑन सेल्स निकाल दो 2 to 5 लैक्स मल्टीप्लाई बाय क्या रेट ऑफ कॉस्ट दे रखी है आपको 20%, मल्टीप्लाई बाय अभी आपका डेज कितना है निकाला था हम लोगों ने 2.4 बाय 12, ये आ जाएगा करंट का। और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सेम कैलकुलेशन आपको दोबारा करनी है लेकिन किसके बारे में, पॉलिसी 1 और पॉलिसी 2 के बारे में। तो आप पैटर्न क्या रखेंगे, आप एक पेज लेंगे, इस पे आपने यहाँ क्या लिखा, करंट। फिर हम लेंगे किसके बारे में, पॉलिसी 1 पॉलिसी 2। पॉलिसी 1 में बताइए बेटा सेल्स कितनी हो जाएगी आपकी, 275 लाख। वेरिएबल कॉस्ट तो 60% ही रहेगा, और यहाँ सेल्स कितनी हो जाएगी 350 लाख, वेरिएबल कॉस्ट आपका 60% ही रहेगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बेड डेट्स कितना होगा, यहाँ कहता है कि बेड डेट्स होगा 22.5 लाख, इधर होगा 47.5 लाख। बस आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने वर्किंग नोट 1 लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ आ गया वर्किंग नोट 1 में फर्स्ट। सेकंड वाले का कैसे निकालेंगे आपको, ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा, करंट। प्रपोजल 1 में कैसे निकालेंगे बेटा, 275 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%। यहाँ क्वेश्चन में क्या कहता है, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, मतलब कि डेटर से पैसा कलेक्ट करेंगे साल में कितनी बार, 4। तो कितने कितने मंथ के गैप से, 3। तो मल्टीप्लाई कर देना 3 बाय 12। और प्रपोजल 2 में कैसे निकालेंगे बेटा, प्रपोजल 2 में सेल्स हो जाएगी 350 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा 3 टाइम्स, मतलब साल में 3 बार इकट्ठा करेंगे, इसका मतलब 4 मंथ के गैप से हो जाएगा 4 बाय 12। क्लियर है, ये अमाउंट निकाल के आप रख देना। सर कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, इस तरीके से आपने क्या निकाला है बेटा, प्रॉफिट। जिस ऑप्शन में प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वो ऑप्शन तुम्हारे लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये बाकी क्वेश्चन से क्या है, अलग है, कुछ नया कंसेप्ट इसके अंदर आएगा जो अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए ना उनमें नहीं था। इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट पॉलिसी। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्काउंट पॉलिसी। अब डिस्काउंट पॉलिसी का तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर 20 है। कौन सा क्वेश्चन है, 20। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, डिस्काउंट पॉलिसी। क्या कहता है, एक कंपनी की सेल्स है कितनी 10 लाख, और वो 60 डेज का कस्टमर को क्या कर रही है, क्रेडिट दे रही है। 60 डेज का हमारा क्या है, कस्टमर को क्रेडिट है। हाउएवर एट प्रेजेंट अभी हम कोई डिस्काउंट कस्टमर को नहीं देते हैं, अभी हमारा कस्टमर को कोई डिस्काउंट नहीं है। कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्लान टू ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 3/12 नेट 60। ये आता है तुम्हारा 3/12 नेट 60। इसको हम बोलते हैं क्या, तुम्हारी डिस्काउंट पॉलिसी। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट पॉलिसी बोलते हैं। 3/12 नेट 60 को बोलते हैं डिस्काउंट पॉलिसी। अब यहाँ 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है 3% डिस्काउंट दिया जाएगा।
मतलब कि हम आपको 3% का डिस्काउंट दे देंगे। बाय 12 का मतलब होता है कि इफ कस्टमर पे विद इन 12 डेज। तो 3 का मतलब यहाँ 3% डिस्काउंट से है। 12 का मतलब क्या है कि अगर आप 12 दिन में पे करते हैं तो हम आपको 3% का डिस्काउंट दे देंगे। दैट डिस्काउंट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटा? कैश डिस्काउंट दिया जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। सर क्यों प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए डिस्काउंट दे रहे हो? भैया पैसा जल्दी आएगा, नो डाउट डिस्काउंट लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी बैंक में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंटरेस्ट लग रहा था वो हमारा क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। तो ये कहता है कि 3% का डिस्काउंट देंगे अगर कस्टमर 12 डे में पे कर दे। और नेट 60 का मतलब क्या होता है? नेट 60 का मतलब होता है जो हमारा मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड है। जो मैक्सिमम क्रेडिट का क्या है पीरियड है वो है कितना? 60 डेज का। तो मैक्सिमम जो क्रेडिट दिया जाएगा वो 60 डेज है। 3% का डिस्काउंट है अगर आप 12 डेज में क्या करते हो? पे करते हो। और मैक्सिमम क्रेडिट कितना है? 60 डेज है। क्लियर है? बात खत्म हो गई? समझ में आ गया क्या दे रखा है? कंपनी अभी तो कोई डिस्काउंट देती नहीं है, ये बोलता है कि नो डिस्काउंट फैसिलिटीज ऑफर्ड। अभी हमारे यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा। लेकिन आगे क्या कहता है कि हम 3/12 नेट 60 का डिस्काउंट पॉलिसी लाने का सोच रहे हैं। आगे क्या कहता है? इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो पैसा पहले कस्टमर से 60 डेज में आता था, अब देखो कुछ लालची होंगे जो डिस्काउंट लेंगे। डिस्काउंट लेंगे तो वो 12 डेज में पे कर देंगे, और जो डिस्काउंट नहीं लेंगे वो 60 डेज में पे करेंगे। तो कुछ का पैसा जल्दी आएगा, कुछ का पैसा लेट आएगा। तो सबका पैसा ऑन एन एवरेज, सबका पैसा जो ऑन एन एवरेज है जो 60 डेज में आता था वो अब तुम्हारा 45 डेज में कलेक्ट हो जाएगा। और 50% कस्टमर ऐसे हैं जो डिस्काउंट आपका लेंगे। अब एक बात समझना मेरी बात, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। आप कितना उधार देते हो? 10 लाख। नहीं, उधार कितना है? 60 डेज का है। डेज के साथ बात कर रहा हूँ। आपका क्रेडिट डेज है 60 डेज। जो लोग डिस्काउंट लेंगे वो पेमेंट कब करके जाएंगे? 12 डेज में। बताओ 12 डेज में पेमेंट कौन कर देगा? अच्छा, 12 डेज में पेमेंट आ जाएगा। कितने लोग कर देंगे? ये कहता है कि 50% कस्टमर क्या करेगा? डिस्काउंट लेगा। मतलब कि 50% कस्टमर आपको 50% ना, तो मतलब 50% कस्टमर तो आपको 12 डेज में पे कर देगा। तो रिमेनिंग बचा हुआ 50% कस्टमर आपको कब पे करेगा? वही 60 डेज, वही 60 डेज। तो मुझे बताओ 12 डेज में पेमेंट आ रहा है 50% कस्टमर का, और 60 डेज में पेमेंट आ रहा है 50% कस्टमर का। तो मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड जिसको हम बोलते हैं एसीपी कितना निकल के आया? ये निकल के आया 6, ये निकल के आया 30, ये निकल के आता है 36 डेज। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड तो वैसे आपका 36 डेज है, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया कि 45 डेज लेके चलना है। तो क्वेश्चन की बात मान लेना, कैलकुलेशन मत करना। लेकिन क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता तो मैं क्या करता? ये कैलकुलेशन करके बोलता कि एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होगा? 36 डेज का होगा। आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में? पढ़िए फटाफट। क्वेश्चन बोलता है कि हमारी सेलिंग प्राइस है कितनी? 15, जबकि एवरेज कॉस्ट कितनी है? 12। इसका मतलब क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों मिला के 12 रुपीज की कॉस्ट निकल के आ रही है। बताइए कि कंपनी को क्या डिस्काउंट पॉलिसी लेके आना चाहिए? और अगर रेट ऑफ रिटर्न जो हमें चाहिए मिनिमम कितना चाहिए? 20% चाहिए। और 1 मंथ का मतलब हमेशा क्या लेके चला जाएगा? 30 डेज लेकर चला जाएगा। इसके आगे जो लाइन आपको क्वेश्चन में क्या है गिवन है, जो आगे की लाइन क्वेश्चन में दे रखी है वो काट देना, वो तुम्हारे काम की नहीं है। वो इतना डीपली तुम्हारे एग्जाम में पूछते नहीं है आजकल, तो छोड़ देना। बताइए, क्या अगर मैं डिस्काउंट दूंगा तो उससे ये फायदा होगा जो पैसा मेरा 60 डेज में आ रहा था वो पैसा मेरा ऑन एन एवरेज 45 डेज में आ जाएगा? क्या उससे मेरी सेल्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है? नहीं है। मतलब कि सेल्स मेरी क्या रहेगी? बताइए सेल्स कितनी है? 10 लाख। आगे भी क्या रहेगी? करंट भी 10 लाख, प्रपोजल में भी। मेरी एवरेज कॉस्ट बताइए कितनी है? 15 की प्राइस पर 12 की एवरेज कॉस्ट है, मतलब 80% हो गए। 15 की प्राइस पर 12 की एवरेज कॉस्ट है, कितना हो गया? 80% हो गया, 8 लाख। इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आ गई? वेरिएबल भी आ गई और फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गई। क्लियर है? अब बताइए करंटली कोई बैड डेट्स होता है क्या तुम्हारा? क्वेश्चन देखो, बैड डेट्स दे रखा है क्या? बैड डेट्स है? होता तो कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं दे रखा है तो छोड़ दो।
अच्छा दूसरा बताओ मुझे, क्या क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट दे रखी है क्या? बोलो। होती तो उसको भी कंसिडर करते, नहीं दे रखी है तो उसको भी छोड़ दो। फिर लास्ट मेरे पास में क्या आया? केवल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसको मैं क्या बोलूंगा, मेरा इंटरेस्ट की तो कैलकुलेशन नहीं है। तो बताओ यहां तक बताओ कि मेरा यहां तक प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 लाख। 2 लाख। एक मुझे इसमें से केवल क्या लेस करना है? जो मिनिमम रिटर्न जिसको बोलते हैं मिनिमम रिटर्न, या क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बस वही मुझे क्या निकाल के क्या करना है, उसको लेस करना है। अब बताओ आप अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकाल लोगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल जाएगी किस पे? जो फंड्स आपने बिजनेस में क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 8 लाख मल्टीप्लाई बाय, अभी मेरा क्रेडिट पीरियड कितना है? 60/360। क्वेश्चन ने बोल दिया, और मल्टीप्लाई करना बेटा किससे? इसको 20% से। ठीक है, ये है मेरा करंट में। और प्रपोजल में क्या हो जाएगा? बोलो प्रपोजल में कितना हो जाएगा बेटा? 45 days हो जाएगा। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 45/360 मल्टीप्लाई बाय 20%। ये जो अमाउंट निकाल के लिख देना। और कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? इसमें प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सीधा फंड है, लेकिन आप नीचे एडवाइस में लिखना है कि दैट ऑप्शन विल बी बेस्ट या सुटेबल विच विल जनरेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन किस चीज का। सेम टॉपिक वही है, डेटर मैनेजमेंट, जिसमें डिस्काउंट पॉलिसी साथ में आ गया। डेटर मैनेजमेंट में क्या आ गया? डिस्काउंट पॉलिसी। इसी पैटर्न का हमारे पास बेटा एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 23। आइए फटाफट 23 भी कवर करते हैं। मुझे बताइए, एसीपी क्वेश्चन में दे रखा हो तो निकालने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल लेना। नहीं दे रखा हो तो, दे रखा हो तो क्वेश्चन की बात मान लेना। आइए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23। प्रेजेंट क्रेडिट जो टर्म्स हैं कंपनी के, जो डिस्काउंट पॉलिसी हम कस्टमर को दे रहे हैं ना, वो कितना है हमारा? 1/10 नेट 30, मतलब 1% डिस्काउंट इफ कस्टमर पे विद इन 10 डेज, और मैक्सिमम क्रेडिट 30 डेज का। आगे एनुअल सेल्स दे रखी है आपको कितनी बेटा? 80 lakhs की सेल्स है। एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है 20 डेज का। सर ये एवरेज कलेक्शन कहां से आया, चेक करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट दे रखी है 0.85 और 0.95। 0.85 का मतलब होता है 85% और 0.95 का मतलब होता है 95%। एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 10%। प्रोपोर्शन टू सेल्स, वो सेल जिसमें कस्टमर डिस्काउंट लेता है वो कितना है? 0.5, मतलब 50% कस्टमर आपका डिस्काउंट। अब मुझे बताओ फटाफट, एसी पे निकालता हूं। 50% कस्टमर डिस्काउंट ले रहा है, तो वो कब पे कर रहा है? 10 डेज में। तो रिमेनिंग 50% कस्टमर डिस्काउंट नहीं ले रहा है, तो वो पे कब करेगा? 30 डेज में। तो बताना मेरा एसीपी कितना हुआ? ये हो गया 5 और ये हो गया 15, कितना हो गया? 20 डेज। और क्वेश्चन में क्या गिवन था? एवरेज कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन में दे रखा था कितना बेटा? 20 डेज ही गिवन था। तो हमें कैलकुलेट नहीं करना है, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन हो। तो नहीं दे रखा होता तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग क्लियर। अच्छा आगे मेरा प्रपोजल में मुझे क्या दे रखा है? कंपनी इज कंसिडरिंग रिलैक्सिंग इट्स डिस्काउंट पॉलिसी टू 2/10। कंपनी कहती है हम आपको 2% का डिस्काउंट दे देंगे अगर आप 10 डेज में पे कर दोगे नेट 30। इससे ये कहता है कि फर्स्ट इंपैक्ट तो ये पड़ेगा कि हमारी सेल्स क्या हो जाएगी, 5 लाख से इंक्रीज। दूसरा कहता है कि जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो 14 डेज पर आ जाएगा। मतलब जो कलेक्शन पीरियड पहले मेरा कितना था? 20 डेज था, वो कलेक्शन पीरियड मेरा 14 डेज हो जाएगा। सेल्स कितने लोग डिस्काउंट लेंगे? 80% लोग ऐसे होंगे जो हमसे क्या करेंगे, डिस्काउंट लेंगे। बताइए क्या डिस्काउंट पॉलिसी अगर लगाएं नहीं लगाएं, इससे हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा मुझे बताओ मेरा आगे जाके एसीपी कितना हो जाएगा? आगे जाके कितने लोग डिस्काउंट लेंगे? 80%। तो वो 10 डेज में पे करेंगे। तो रिमेनिंग 20% जो डिस्काउंट नहीं करेंगे वो 30 डेज में पे करेंगे। तो ये हो गया 8, ये हो गया 6, कितना हो गया? 14 डेज। क्वेश्चन में मैच कर रहे हैं, लेकिन हम मैच करने के लिए नहीं बैठे हैं। क्वेश्चन में गिवन हो तो हमें ये चीजें नहीं करनी, अवॉइड करना है, मान लेना है जो क्वेश्चन में दे रखा है वही क्या है, सही है। तो आ जाओ, इन दो प्रपोजल को मुझे क्या करना है बेटा? इवेल्युएट करना है। तो दो प्रपोजल को इवेल्युएट करते हैं। बताइए हमारी सेल्स कितनी है करंट में, और बताइए प्रपोजल में।
करंट में सेल्स कितनी दे रखी है बेटा क्वेश्चन में 80 लाख, और आगे जाके 5 लाख से बढ़ जाएगी तो 85 लाख। वेरिएबल कॉस्ट बताइए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखा ना 85% की वेरिएबल कॉस्ट है हमारी, तो 85% निकालना। 80 lakhs का 85% कितना है 68 लाख, और आगे निकालना 85 लाख का 85%। 72.25 इसको बोलना भी नहीं आता इस आदमी को। हो गया, ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट बताइए कितना है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 0.85, 85%, और टोटल कॉस्ट कितनी है 95%, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी मेरी गिवन में 10% हो गई ना, तो निकालो 10% कितना हो जाएगा 8 लाख। तो अभी 80 लाख का 10% है, और आगे जाके 85 लाख का कितना हो जाएगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, ये बचपन से सिखाया गया है, ये कांस्टेंट रहेगी। ये भी लेस कर लेंगे। अब इसमें से क्या क्या लेस करना है बताइए। फर्स्ट बताइए क्या बैड डेट्स क्वेश्चन में गिवन है, होते तो क्या करते, लेस कर देते, होते तो एडमिन कलेक्शन के खर्चे दे रखे हैं, होते तो करने पड़ते लेस कर देते, दे रखे हैं नहीं छोड़ दो, और बोलो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है वो निकाल लेते हैं, मिनिमम रिटर्न निकाल लेते हैं, लेस कर देंगे ना। बताओ मिनिमम रिटर्न यहाँ कैसे निकालोगे, 68 lakhs का वेरिएबल, 8 lakhs का फिक्स्ड, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट दे रखा है क्वेश्चन में 10%, और मल्टीप्लाई बाय अभी किस पे निकालेंगे बेटा 20/360, और आगे कैसे निकालेंगे वेरिएबल कितना 72.25 lakhs प्लस 8 लाख का फिक्स्ड, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 14/360, ये निकल जाएगा। इसके आगे लिख दिया मैंने वर्किंग नोट। अमाउंट निकाल लेंगे, कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, जिसमें इन दोनों ऑप्शन में प्रॉफिट क्या होगा मैक्सिमम होगा। आप कंपेयर करके लिख देना कि ऑप्शन 1 बेस्ट है या ऑप्शन 2 बेस्ट है, जिसमें भी बेस्ट है, क्योंकि जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा वो चीज क्या होगी हमारे लिए बेस्ट होगी। इन दोनों प्रपोजल के अमाउंट को क्या कर लेना, कंपेयर कर लेना, और नीचे एडवाइस में डाल देना कि करंट ऑप्शन बेस्ट है या जो फ्यूचर में हम सोच रहे हैं वो वाला ऑप्शन क्या होगा बेस्ट होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है तो यहाँ पर डेटर मैनेजमेंट के क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 22 मैंने आपको होमवर्क करवा दिया था, 24 हो गया, 25 करवाना है, 26 करवाना है, 27 होमवर्क लिखिए, 27 होमवर्क लिखिए। 27 जो होमवर्क दे रखा है ना उसमें मैं आपको एक लॉजिकल चीज सिखाता हूँ। ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझ लेना आप मेरे से बात में क्या कह रहा हूँ। आप सबसे पहले क्या लेके चलते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या कहलाता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या कहलाता है, प्रॉफिट। लेकिन अभी ये प्रॉफिट नहीं है, इसमें से क्या क्या जाएगा, आपका बैड डेट्स जाएगा, इसमें से आपके कलेक्शन के एक्सपेंडिचर जाएंगे, और एक जाएगा क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है, इसमें से क्या लेस कर देना, टैक्स लेस करना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या प्रॉफिट आफ्टर। यस और नो। अब मुद्दा ये है कि क्या सर ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने यहाँ से लेस किया है वो लेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं कोई मोटा ज्ञान आपको नहीं दे रहा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 27 में आइए, क्या दे रखा है 27 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन 27 पढ़ो बेटा, मिल गया। 27 की 4th लाइन में दे रखा है कि आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है 15%, मतलब 15% की जो रिटर्न दे रखी है वो कौन सी दे रखी है आपको, आफ्टर टैक्स। अब बताओ मैं पहले क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिवन है वो कौन सा दे रखा है, आफ्टर टैक्स दे रखा है। मैं लेस करता अगर ये क्या दे रखा होता मेरे को, प्री टैक्स दे रखा होता 15%, तो मैं उसको भी लेस कर देता। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है आफ्टर टैक्स, तो ध्यान रखना आफ्टर टैक्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, सेल्स लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट लेस फिक्स्ड कॉस्ट घटाया, कौन कौन से लेस करेंगे आप, बैड डेट्स,
कलेक्शन के एक्सपेंडिचर ये लेस कर देना, ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस कर देना क्या टैक्स, क्या आ जाएगा प्रॉफिट, इसमें से लेस करना क्या चीज जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या मिनिमम रिटर्न है, वो अब लेस करना। कब लेस करना, अगर इसकी जो रेट क्वेश्चन में दे रखी हो वो क्या दे रखी हो, पोस्ट टैक्स दे रखी हो। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही क्वेश्चन में पोस्ट टैक्स गिवन है तो इसको कंपेयर किससे किया जाएगा, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट से। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर प्री टैक्स गिवन है तो कंपेयर किससे किया जाएगा, प्री टैक्स प्रॉफिट से। तो यहाँ फालतू कंफ्यूज मत होना, प्री टैक्स दे रखा है तो लेस करके बाद में टैक्स लेस करना, और पोस्ट टैक्स दे रखा है तो पहले आप क्या करेंगे, टैक्स लेस करेंगे और उसके बाद मिनिमम रिटर्न क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में जो मेन डिफरेंस आएगा वो किस चीज का आएगा, इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आएगा। अगर प्री टैक्स दे रखा हो तो आप पहले लेस कर देना, टैक्स बाद में लेस कर देना। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आपको पोस्ट टैक्स दे रखी हो तो आप क्या करना, पहले प्रॉफिट निकाल लेना बिफोर टैक्स, टैक्स लेस करके प्रॉफिट और टैक्स निकाल लेना, और उसमें से बाद में क्या करना, मिनिमम रिटर्न लेस कर देना। तो इसका लॉजिक क्या है, इतना से बताता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेस करने का मतलब क्या है। मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो रहा है, लेट एग्जाम्पल कितना, 5 या 50,000, और मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ रही है, पोस्ट टैक्स जो क्वेश्चन में दे रखी होगी, मान लो 15% है, उसका अमाउंट निकल के आ रहा है, लेट एग्जांपल 35,000। अब इस अमाउंट का 35,000 को लेस करने का लॉजिक क्या होगा, लॉजिक इतना है कि हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 50,000, जिसमें से हमने हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेस कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरे सुपर प्रॉफिट्स हैं। कौन से प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट समझ ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा मैंने कितना कमा लिया, तो 15,000 का मेरा सुपर प्रॉफिट है। तो ये कंपेयर किया जा रहा है केवल, एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेस नहीं किया जा रहा है, एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आपके प्रॉफिट से क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा कमा रहे हैं या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई है और कमा क्या रहे हैं, कम कमा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, पोस्ट टैक्स दे रखा हो तो उसको पोस्ट टैक्स मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ही कंपेयर करना, और प्री टैक्स दे रखा हो तो उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स से क्या करना, कंपेयर करना। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। इसी पैटर्न में तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 मैंने आपको क्या दिया था बेटा, होमवर्क दिया था, और इसके अंदर एक टॉपिक आता है 35 से लेके कहाँ तक, 38, 35 टू 38 जो टॉपिक दे रखा है ना, ये आपका सेम कौन सा वाला है जो आपने मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग में, नहीं पढ़ा था तो बता देना, आपने मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। ये सारे क्वेश्चन किसके हैं, मटेरियल कॉस्टिंग के हैं, जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये आपका होमवर्क रहेगा वैसे कंप्लीटली। और यहाँ पर ये 40 तो आपका फैक्टरिंग है, जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। ये टॉपिक हमारा जो फैक्टरिंग का बचा है, ये तो वैसे भी हमारा क्या है, अभी हम करेंगे फैक्टरिंग का टॉपिक। अच्छा, इसके अलावा आप देखें क्वेश्चन नंबर 39 कवर हो गया इस पैटर्न में। 41 मैंने आपको होमवर्क दे दिया ना बेटा, नहीं दिया तो लिख लेना, 41 होमवर्क है। और ये दो क्वेश्चन जो है ये आगे आपके जो वर्किंग कैपिटल के टॉपिक है। वर्किंग कैपिटल, अभी वर्किंग कैपिटल के अंदर का जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है, डेटर्स मैनेजमेंट, अभी हमने वो कवर किया है। और डेटर मैनेजमेंट के अंदर डिस्काउंट पॉलिसी हो चुका है, और डेटर्स मैनेजमेंट में ही एक टॉपिक और आता है जिसका नाम क्या होता है, फैक्टरिंग। नाम क्या है बेटा इसका, फैक्टरिंग। क्या होता है फैक्टरिंग, बात करते हैं। फैक्टरिंग पे आइए। वैसे आपको इतना याद नहीं होगा, तुम्हारी इतनी याददाश्त अच्छी नहीं होगी। क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर आता था सोर्स ऑफ फंड, और सोर्स ऑफ फंड में शॉर्ट टर्म फंडिंग का एक ऑप्शन दे रखा होता था जिसको बोलते थे क्या, फैक्टरिंग। नहीं याद होगा, उसमें रिकोर्स और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग के कुछ कंसेप्ट आते हैं। मेरे को याद दिलाना भी नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से क्या करना है, सिखाना है जो मैं सिखा रहा हूँ। क्या होता है फैक्टरिंग, उसकी बात हम करते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जिनका क्रेडिट सेल्स है कितना, 2 मंथ्स का है, कितना है, 2 मंथ्स का क्रेडिट सेल्स है, ठीक है ना। अब 2 मंथ के क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या हो गया कि आपका ईयर बिगिनिंग हुआ है कहां से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड सो ऑन, चलता रहेगा। अगर मैं कहता हूं कि मेरा क्रेडिट सेल्स 2 मंथ का है,
क्रेडिट सेल्स कितना है 2 मंथ का है, तो अप्रैल का पैसा कब कलेक्ट होगा? अप्रैल का कब कलेक्ट होगा? अप्रैल में भी नहीं होगा, मई में भी नहीं होगा। अप्रैल का पैसा कब जाएगा? जून में जाएगा। मई का पैसा कलेक्ट कब होगा? जुलाई में। ये जून का पैसा कब होगा कलेक्ट? अगस्त में। क्लियर है? मैंने बताओ कि अगर मैं ये बोलता हूँ, मेरी फर्स्ट एजम्पशन ये है कि मेरा यहाँ नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। किसका? हमारा एक नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है अप्रैल में। आप अगर बोलोगे कि इसे नया बिजनेस नहीं है तो भी मेरी एजम्पशन ये रहेगी कि अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है। इस बात को मैं एग्जैक्टली प्रूव कर दूंगा जब हम लोग वर्किंग कैपिटल के टॉपिक को करेंगे साथ में। फैक्टरिंग और वर्किंग कैपिटल मुझे एक साथ करवाने पड़ेंगे। मतलब अभी मैं आपको जस्ट फैक्टरिंग सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि फैक्टरिंग का मतलब क्या है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन जब हम वर्किंग कैपिटल करेंगे उसके साथ साथ करेंगे। अप्रैल में मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मैंने माल बेचना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अप्रैल का पैसा कब आएगा? अप्रैल में कुछ कलेक्शन आएगा क्या? अप्रैल में कुछ कलेक्शन है क्या? ये खाली बैठे हैं? आ सकते हैं। मेरा क्रेडिट सेल्स है, वो भी 2 मंथ का। नहीं तो सारी सेल्स मेरी क्रेडिट है। अप्रैल में जो माल बेचूंगा उसका कलेक्शन कब आएगा? उसका अप्रैल में कुछ आएगा? आएगा क्या अप्रैल में? 2 मंथ का क्रेडिट है मेरे भाई। जब मैं 2 मंथ का क्रेडिट दे रहा हूँ तो अप्रैल में पैसा कहाँ से आएगा? क्या अप्रैल में 2 महीने पूरे हो जाएंगे किसी के? क्या 2 महीने का मतलब 60 दिन तो लगेंगे ना। तो अप्रैल की सेल्स का पैसा कब आएगा? 2 महीने बाद। अप्रैल कुछ नहीं, मई कुछ ही नहीं, कब आएगा? जून में। मई की सेल्स का पैसा कब आएगा? वही मई में कुछ आएगा? नहीं आएगा। अब आएगा कब आएगा? जुलाई और अगस्त में आएगा। मुद्दा यह है कि अप्रैल और मई जो हमारे 2 महीने ऐसे हैं ना, जिनमें हम प्योरली क्या बैठे हैं, खाली बैठे हैं। तो जब आप खाली बैठे हो, आपके पास कलेक्शन नहीं है, तो आप बिजनेस चलाने के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? अप्रैल और मई में आप क्या कर रहे हो? खाली बैठे हो ना। अब उस समय प्रोडक्शन करना है नहीं करना है? करना है। लेबर को पे करना है नहीं करना है? पे करना है। क्या सप्लायर को पे करना है नहीं करना है? पे करना है। तो पैसा कहाँ से लाओगे? सर हमारे पिछले साल की सेल्स का पैसा भूल जाओ एक बार उसको। मान के चलो लास्ट ईयर में कोई सेल्स नहीं है आपकी, है तो भूल जाओ उसको एक बार। सर है तो फिर होगी तो सही है, मैं कह रहा हूँ मानो ना एक बार आप मेरी बात कि आपका बिजनेस क्या स्टार्ट हुआ, नया स्टार्ट हुआ है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो अप्रैल में मेरी सेल्स भी होगी, प्रोडक्शन भी होगा, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन जा बहुत रहा है। कहाँ जा रहा है? सप्लायर को जा रहा है, लेबर को जा रहा है, फैक्ट्री का रेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, मतलब के मटेरियल का पैसा जा रहा है, लेबर का पैसा जा रहा है, ओवरहेड्स का क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है पैसा। लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? अप्रैल में कलेक्शन है नील, मई में कलेक्शन है नील। कलेक्शन कब है? जून में, जुलाई में। तो क्या जून में पेमेंट करोगे लेबर को, या पैसा चाहिए? अब पैसा आएगा कहाँ से? अप्रैल और मई जो आप खाली बैठे हो, पैसा कहाँ से आएगा? अब पैसा लाने के मेरे पास में 2 सोर्स हैं। फर्स्ट सोर्स है मेरे पास कि मैं बैंक से करवा लूं ओवरड्राफ्ट। क्या करवा लूं? ओडी। अगर मैं बैंक से ओडी करवा लेता हूं तो बैंक ओडी के फंड्स को मैं क्या कर लूंगा, बिजनेस में यूज, और जैसे जैसे पैसा कस्टमर से आएगा मैं पे कर दूंगा, बैंक ओडी में डिपॉजिट कर दूंगा। या दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास में? फैक्टरिंग। क्या है? फैक्टरी बैंक ओडी में आपने क्या करना है, बैंक ओडी में बैंक आपको एक ओवरड्राफ्ट की लिमिट दे देगी। क्या दे देगी? लिमिट दे देगी ओवरड्राफ्ट की, जिसमें से आप हर बार जितनी बार चाहो पैसा इसमें से क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। और जैसे से आप माल बेचोगे, कलेक्शन होगा, वैसे वैसे आप इस लिमिट में पैसा वापस डाल देना, जरूरत पड़े निकाल लेना। और दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? फैक्टरिंग। अब फैक्टरिंग क्या होता है समझना। जैसे ही मैंने कस्टमर को माल बेचा, मैंने एक बिल जनरेट कर दिया जो कहलाता है बिल्स पेबल। किसके लिए? सामने वाले के लिए। और मेरे लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल्स, जिसको आप बीपी और बीआर बोलते हैं। बेसिकली इन दोनों को क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मैंने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। और जनरेट करके मैंने किसको भेज दिया? कस्टमर को भेज दिया। कस्टमर ने इसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही कस्टमर ने एक्सेप्ट किया, मैंने इसको हाथों हाथ कहाँ भेज दिया? बैंक को भेज दिया। किसको भेज दिया? बैंक को। बैंक से भेज के क्या करवा ली मैंने? इसकी डिस्काउंटिंग करवा ली। क्या करवा ली? और पैसा आ गया। तो मैं माल बेचता गया, बिल जनरेट करता गया, और कस्टमर को बिल भेजा, और मैंने क्या किया, और बैंक से मैंने क्या करवा ली, इमीडिएटली डिस्काउंटिंग करवा ली। लेकिन यहाँ पर पता है क्या लग रहा है? डिस्काउंटिंग का कमीशन लग रहा है बैंक का, बस यहाँ मेरा इंटरेस्ट बच रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? बैंक का इंटरेस्ट लग रहा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपने उस बिल की डिस्काउंटिंग करवा ली और मान लीजिए कस्टमर ने बैंक को पेमेंट नहीं किया, तो बैंक तो आपसे कलेक्ट करेगी। तो जो नॉर्मल आप पढ़ते थे वो था
बिल डिस्काउंटिंग। अब बिल डिस्काउंटिंग के पापा आ रहे हैं बच्चों, पापा आ रहे हैं, उस पापा का नाम क्या है? फैक्टरिंग है। क्या नाम है? फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या कंसेप्ट है? फैक्टरिंग सेम चीज है, आप बिल ऑफ एक्सचेंज जनरेट करो, कस्टमर को भेजो, बैंक के पास में भेज दो। यहाँ पर हम बैंक से डिस्काउंटिंग नहीं करवाते हैं फैक्टरिंग में, हम बैंक को भेज के पैसे की क्या करवाते हैं? कलेक्शन करवाते हैं। कलेक्शन में ये होता है कि बैंक क्या करेगी? कस्टमर से कलेक्ट करेगी और क्या करेगी? बैंक आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगी। कब? कस्टमर से कलेक्ट करने के बाद। ध्यान रखना, इमीडिएट डिस्काउंटिंग नहीं हो रही है। इसमें क्या होता है कि फैक्टरिंग में मैंने बिल जनरेट करके किसको भेज दिया? कस्टमर को भेजा, एक्सेप्ट करवाया और किसको फॉरवर्ड कर दिया? बैंक को। बैंक क्या करेगी? कस्टमर से कलेक्शन। सर कलेक्शन में तो 2 महीने लग जाएंगे। यस, बैंक कस्टमर से क्या करेगी? कलेक्शन, और 2 महीने बाद में ये पैसा आपके अकाउंट में क्या कर देगी? ट्रांसफर कर देगी। सर फिर बात तो वहीं की वहीं आ गई, 2 महीने बाद तो पैसा वैसे भी आना था। लेकिन सुनना मेरी बात, फैक्टरिंग के अंदर अगर मैंने बैंक को 2 महीने के लिए कलेक्शन के लिए भेज दिया, अगर बैड डेट्स भी हो गया ना, क्या हो गया, तो भी बैंक मुझे 2 महीने बाद पैसा दे देगी। तो यहाँ बैड डेट्स हुआ है तो किसका हुआ है? बैंक का हुआ है। मतलब कि मैंने बिल की डिस्काउंटिंग नहीं की है, मैंने बिल को क्या किया? बैंक को बेच दिया। तो फैक्टरिंग में जो कलेक्शन हमने बैंक को दे दिया, बैंक 2 महीने में पैसा कलेक्ट करेगी और आपको ट्रांसफर कर देगी। और बैंक मुझे क्या दे रही है बेटा? गारंटी दे रही है। क्या दे रही है? गारंटी दे रही है कि हम आपको पेमेंट कर देंगे। और बैड डेट्स होगा तो किसका होगा? ये बैंक का होगा। इसके बदले में बैंक क्या चार्ज करेगी? मुझे बताओ, क्या अब मुझे क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम रखनी है? बैंक जाने। बैड डेट्स होगा, बैंक जाने। डिस्काउंट दूं कस्टमर को? डिस्काउंट दूं? देना किस लिए है? बैंक जाने, बैंक का काम जाने। ना मेरा कलेक्शन खर्चा होगा, ना मेरा क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ना मेरा बैड डेट्स होगा। ये सब की जगह मैं बैंक को क्या पे कर दूंगा? कमीशन पे कर दूंगा। नाउ बैंक कलेक्ट करेगी और आपको पैसा पे कर देगी 2 महीने में। सर फिर वही बात, 2 महीने क्या करेंगे? खाली बैठना? खाली नहीं बैठेंगे। बैंक आपको ये पैसा एडवांस दे देगी। क्या दे देगी? एडवांस। सारा नहीं देगी, 80% से लेके 90% फंड आपको बैंक क्या कर देगी? एडवांस दे देगी। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। और उस पे बैंक क्या चार्ज करेगी आपसे? इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मतलब कि बैंक मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। वो क्यों चार्ज कर रही है? बैंक मुझे एडवांस दे रही है। और कमीशन क्यों चार्ज कर रही है? बैड डेट्स किसका? बैंक का। कलेक्शन खर्चे किसके? बैंक के। डिस्काउंट होगा तो भी किसका होगा? बैंक का होगा। मुझे मेरा पैसा 2 महीने बाद मिल जाएगा, लेकिन उस पर बैंक क्या चार्ज करेगी? कमीशन। तो सर फिर तो आप है ना यही करवा लो ना, बैंक ओडी। हम दोनों चेक करेंगे। हम यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ पर इफेक्टिव कॉस्ट कितना परसेंट आ रही है। लेट एग्जाम्पल, इफेक्टिव कॉस्ट यहाँ 10% आ रही है, और हम इसको चेक करेंगे किससे? फैक्टरिंग से, कि फैक्टरिंग पे इफेक्टिव कॉस्ट क्या आ रही है। अगर फैक्टरिंग पे अगर इफेक्टिव कॉस्ट अगर मेरी 11% आएगी तो मैं ओडी करवा लूंगा। यही फैक्टरिंग पे मेरी अगर इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आएगी, कम आएगी, तो मैं फैक्टरिंग करवा लूंगा। लेकिन हाँ, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। आज ही क्लास में इतना ही। इसको फटाफट रिवाइज करना, जो होमवर्क दिए वो करना। नेक्स्ट क्लास में हम फैक्टरिंग, और फैक्टरिंग के बाद इमीडिएटली क्या स्टार्ट कर देंगे? आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय।